गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन टे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 71st बीपीएससी का फॉर्म आ गया है। इसका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो गया है 2 जून से, और ये 30 जून तक लास्ट डेट है। अभी तो आगे बढ़ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एग्ज़ाम का जो डेट है अभी संभावित, वो 30 अगस्त है। तो आपके पास लाइक 3 महीने हैं अभी भी, 3 महीने से थोड़ा कम। तो आज हम क्या बताएंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, नहीं है, नहीं वो भी नहीं बताएंगे। और फॉर्म कैसे भरें और तैयार कैसे भरें वो भी नहीं बताएंगे। सबका उसका अलग वीडियो रहेगा। सिलेबस और तैयारी कैसे करें उसका भी अलग वीडियो रहेगा। तो आज हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या है, एडवर्टाइजमेंट में, जो कि नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 1250 पोस्ट है, आपको पता है। इसमें से कुछ पोस्ट दूसरे, जो ये जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसका है कुछ पोस्ट। देखते हैं लेवल 9 का कितना पोस्ट है, लेवल 7 का कितना पोस्ट है। तो लेवल 9 जो अनुमंडल पदाधिकारी, अवर निबंधक, श्रम अधीक्षक और एक पदाधिकारी, बस इतना ही है। तो कम है। आई थिंक 200 के अराउंड होगा टोटल। उसका लेवल 7 है, और लेवल 6 में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो आगे देखते हैं। तो टोटल 1250 पोस्ट है, और फॉर्म का डेट 2 जून से 30 जून तक है, इतना पता चल गया है। तो ये एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। इस पर पहले बता दिया है कि ज़्यादा फॉर्म आएगा तो हम 2 सेट में एग्ज़ाम करा सकते हैं या 2 सिटिंग में एग्ज़ाम करा सकते हैं, ताकि आप बाद में कुछ नहीं बोल सको कि हमें पहले से नहीं बताया गया। ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आपको ग्रेजुएशन होना, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, कितना आपका एजुकेशन होना चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है। और जो दूसरा पोस्ट है उसके लिए आपको मैथ या स्टैटिस्टिक्स में, गणित या सांख्यिकी में, किसी में से एक में स्नातक डिग्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब में से किसी एक में से आपको डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं रिजर्वेशन पे। तो रिजर्वेशन आपको पता होगा कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बट जो भी है वो सबके लिए आपको बिहार का होना जरूरी है। आप बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दोगे तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा बिहार के बाहर का हो तो। ठीक है। अब देखते हैं कि किसको क्या क्या चाहिए। SC ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और स्थायी निवास तो देना ही पड़ेगा सबको। ठीक है। जो OBC EBC है उसके लिए आपको क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। और जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको जाति या क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से कराने हैं, पति के नाम से नहीं। ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है, ना कि उनके पति के नाम से, पिता के नाम पे पता होना चाहिए, ताकि पता चले कि आप बिहार के हो। ठीक है। और EWS के लिए 10% आरक्षण, उसके लिए आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कि आपकी इनकम क्या है। तो ये सब कोड है, इसका हमें कोई काम नहीं है। और क्या है, ये महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलता है ओरिजेंटल, ये तो पता है। जैसे कि 100 पोस्ट है टोटल, तो 35 उसमें वो महिलाओं का होगा, तो काफ़ी पहले से चल रहा है। और स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के लिए भी 2% है, फिर से लिखा हुआ है। आपको जो EWS के लिए जो दिखाना है, वो पति के साथ रहने की स्थिति में पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा, जो आपका इनकम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। और बिहार राज्य का दिखाने के लिए आपको आपके पिता का स्थायी निवास ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि आप बिहार के हो। बाकी आपको इनकम वगैरह से रिलेटेड पति का दिखाना है, पति के जहाँ रह रहे हैं वहाँ के ब्लॉक से या अनुमंडल से, जो भी है। बट अस्थायी निवास आपको पिता का दिखाना है, ताकि आप पता चले कि आप बिहार से हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए लगता है, ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर अभी तक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है तो। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, OBC BC के लिए क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र, EWS के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है। अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र,
बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो भी है उनका डॉक्यूमेंट जो भी होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और उम्र में छूट के लिए भी कुछ लगता है वो सब भी। जो भी डॉक्यूमेंट आपको आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। अगर आप ओबीसी बीसी हो तो आपको सिर्फ क्रीम लेयर दिखाना पड़ेगा। SC ST हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और बिहार का स्थायी निवास तो सबको दिखाना ही पड़ेगा जिसको भी रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है। अब उम्र सीमा जो है फॉर्म भरने का मिनिमम 21 साल 22 साल है। आप ऊपर देख सकते हो सब में 22 साल 21 साल सबका लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको मिनिमम 21 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकते हो वो नीचे देखते हैं। मैक्सिमम 40 साल हो सकता है। ईबीसी ओबीसी वाले, नॉर्मल जो जनरल है वो 37 साल, SC ST के लिए 42 साल। ठीक है। तो यही है। और जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है बिहार सरकार के, उनके लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर या अनुमान नहीं होंगे। टोटल 5 बार ही दे सकते हैं। क्या बातें हैं कि शारीरिक क्षमता, ये जो डीएसपी वगैरह बनते हैं उसके लिए है। वो नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, फूला हुआ छाती कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, आँख जो है आपका कितना साफ मतलब सही दिखना चाहिए, वो सब लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। अब फीस पे आते हैं। फीस में जैसे कि इसमें दो एग्जाम था तो दोनों के लिए आपको अलग अलग से फीस भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का भर देंगे तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। मतलब दोनों में अप्लाई कर सकते हो नहीं, दोनों में अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग फीस भरने पड़ेंगे दोनों के, क्योंकि दोनों का मेंस अलग अलग होता है। ठीक है। अब नॉर्मल जो जनरल लोग हैं या बिहार से, एक तो नॉर्मल सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया हो गया। ठीक है। बिहार के SC ST के लिए 150 रुपया। बिहार के सारे लेडीज के लिए, ठीक है, सारे वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए 150 रुपया। और जो PWD विकलांग है उनको भी 150 रुपया। बाकी सभी के लिए 600 रुपया। आप ओबीसी बीसी हो, बिहार से बाहर के हो, बिहार के जनरल हो, सभी को 600 रुपया देना होगा। और बायोमेट्रिक में 200 देना होगा अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हो ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक है। अब आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पहले तो प्रीलिम्स होता है। ठीक है। ये 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है। 2 घंटे की अब टाइम होता है। तो पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब निगेटिव हो गया है 1/3। तो आप तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि आपका गलत होने पे निगेटिव हो जाएगा 1/3। तो जैसे कि मेन प्रीलिम्स में 1250 वैकेंसी है, तो वो टोटल 12,500 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे मेंस के लिए। ठीक है। 10 गुना सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। और उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है वो टोटल पोस्ट का 2.5 गुना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू से इतने बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपका जो सिलेबस है या कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। कैसे तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं। और फिर मेंस के लिए, मेंस में आपका 3 एग्जाम होता है। पेपर 1 जो कि हिंदी का है, 100 नंबर जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30 नंबर लाना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। आपका अदर पेपर 1 पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है। फिर पेपर 2 पेपर 3, पेपर 2 में हिस्ट्री करंट अफेयर्स और स्टेटिस्टिक्स आता है। पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब आता है। और एक पेपर निबंध का है जो कि 300 नंबर का है। तो टोटल 900 नंबर है जिसमें आपका कि मेरिट बनेगा। इसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 120 नंबर का होता है। ये जो आपका हिंदी है इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेम इसी तरह जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है वो भी क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। उसमें भी आपका नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन उसमें आपको कुछ मिनिमम नंबर लाने पड़ते हैं। वो लिखा हुआ है ना 2.5 गुना। जितने बच्चे मेंस देंगे उस जितने जितना पोस्ट है उसका 2.5 गुना ये लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो मेंस का है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, लेकिन आप हिंदी अंग्रेजी या उर्दू में इसी तीनों में से किसी एक में लिख सकते हो। ठीक है। तो मेंस का जो भी सिलेबस वगैरह है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो भी अलग से देखेंगे। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। और आपको इंटरव्यू में भाग लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मेंस में बहुत अच्छा कर लिए हो तो आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो भी चलेगा। इंटरव्यू आपको देना ही देना है। ठीक है। तो टोटल 900 नंबर का एग्जाम होगा मेंस का। और
120 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो 1020 नंबर का टोटल हो गया, इस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आपका टोटल नंबर सेम है तो फिर मेंस में जिसका नंबर ज़्यादा आया होगा उसको टॉप पे रखेंगे। मेंस में भी सेम नंबर आया है तो डेट ऑफ बर्थ पे मेरिट बनेगा। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर नाम से, हिंदी में जैसा नाम है उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर देंगे। और जिसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाती है, जैसे कोई चीटिंग कर रहा है या कुछ और भी ऐसा, मतलब तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका मार्क्स वगैरह भी नहीं बताएंगे, उसका मतलब ओएमआर शीट या कॉपी चेक नहीं होती। फॉर्म स्टार्ट हो गया 2 जून से और लास्ट 30 जून तक जाएगा, अगर डेट नहीं बढ़ाते हैं तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इनका सर्वर वगैरह डाउन हो गया था काफ़ी, पेमेंट नहीं हो रहा था, फॉर्म नहीं भरा है बहुत लोगों का, तो बीपीएससी ने कुछ किया भी नहीं उसके लिए। तो इसलिए इस बार जल्दी से भर दे फॉर्म, पहले ही भर दे टाइम रहते। तो ओटीआर वगैरह के लिए क्या क्या है नहीं है वो सब नीचे लिखा हुआ है। कितने केबी में आपका होना चाहिए, देखो ये फोटो साइंस ये सब 15 केबी का होना चाहिए, 220x100 पिक्सल में होना चाहिए। तो सब लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, आप लोग लेकिन परेशान होते हो क्योंकि पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है। और इस बार क्या है कि ओटीआर जो है कि आपको अगर पहले भी किए हो तो भी आपको करना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय ओटीआर कराया है वो भी नए पोर्टल पर नए सिरे से ओटीआर प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इस बार नया पोर्टल है तो फिर से आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है ओटीआर के लिए भी दूसरा वीडियो बना दें। ज़्यादा टफ नहीं, ओटीआर ईजी है, कुछ नहीं करना। फॉर्म भरने में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना कि कुछ गलती ना भरे, जो भी भरे सब सही से ही भरे। और तो कुछ नहीं है, फॉर्म भरने से रिलेटेड सब कुछ बताया होगा। और उसके बाद नीचे वही डीएसपी वगैरह या जो भी जिसके लिए आपको आपका आंख वगैरह चेक करते हैं, बिना जूते की ऊंचाई, सांस छोड़ने के बाद छाती का माप, सांस लेने के बाद छाती का माप, ये सब है। और और तो कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ आई थिंक कवर कर लिया जितना भी नोटिफिकेशन में था। तो आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। हम जल्दी प्रीलिम्स का कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, और मेंस का थोड़ा बाद में करेंगे, पहले प्रीलिम्स का कर लेंगे। और ओटीआर और फॉर्म भरने से रिलेटेड भी एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।